नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। क्या गुजरात लॉबी के कुछ बड़े लोगों की तस्वीर अमेरिका में छपने वाली है, जिसमें वो कुछ महिलाओं के संग आपत्तिजनक स्थिति में हैं? क्या वो मोदी सरकार में मंत्री हैं? ये बातें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं और उसके साथ ही तैर रहा है कि 19 तारीख को क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। और तैर ये भी रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो लोग शरद पवार की पार्टी का जिक्र करने लगे, जिसमें गौतम अडानी और राहुल गांधी मौजूद थे। हकीकत क्या है, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बातचीत की। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका। बहुत बहुत केपी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद संजय जी। केपी मलिक साहब, मैं मुंबई में हूँ। पृथ्वीराज चौहान के एक बयान ने बिल्कुल तहलका मचा रखा है। भाई ने कह दिया कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री होगा, और जैसे ही उन्होंने कहा, लोगों के दिमाग में शरद पवार की घर पे पार्टी याद आ गई, जिसमें गौतम अडानी भी थे, जिसमें राहुल गांधी भी थे, जिसमें तेलंगाना के सीएम भी थे और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग थे। और अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक वहां पे कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। शरद पवार एकदम भीष्म पितामह है राजनीति में। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री होगा, लोगों के दिमाग में शरद पवार का नाम गूंजने लगा। शरद पवार के हर पार्टी में रिश्ते हैं, सारे उद्योगपतियों से रिश्ते हैं, सब जानते हैं। इस बीच में ये खबर आई कि अमेरिका में कोई एक बड़ा घपला सामने आने वाला है इंडियन फाइल्स में, जिसमें 2-2, 3-3 मिनिस्टर्स की कुछ रंगीन फोटो हैं, कुछ महिलाओं के साथ निजी अंतरंग पलों के फोटो हैं, जिससे भूचाल आ जाएगा। 19 तारीख को व्हिप जारी कर दिया गया कि 19 तारीख को सब सांसद मौजूद रहेंगे। और दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। ये सब केवल अफवाहें हैं, मैं पहले बता दूं, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सुबह से मुझसे यानी कितने लोग फोन कर चुके कि क्या ये बात सही है कि 19 तारीख को मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं। है क्या ये मामला? मेरी समझ में तो आ नहीं रहा। मलिक साहब, आप सीनियर आदमी हैं, दिल्ली में दिन भर रहते हैं, पॉलिटिकल गलियारों में रहते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट आपके दोस्त हैं, नेताओं के तो आप बहुत प्रिय हैं ही हैं। तो जरा मुझे बता दीजिए कुछ अंदर की कहानी, क्योंकि नागपुर से भी कनेक्शन आपके अच्छे हैं। चल क्या रहा है ये? संजय जी, देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और झटके पे झटके दिल्ली में वैसे भी लग रहे हैं। आपने देखा, पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, 2 दिन पहले उनका नाम चलाया और फिर उनको बना दिया। तो लोगों में चर्चा ये हो गई, भाई भारतीय जनता पार्टी तो झटका देती थी, ये पहले नाम चला के उसी को बना दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यप्रणाली बदल रही है। वो याद आया मुझे कि लोग कहते पहले हलाल करती थी, अब झटके पे आ गई है। जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का झटका दिया और नाम कहीं दूर दूर तक किसी ने ना सुना था, ना जानते थे, और एक जो है नितिन नवीन को ले आए। हालांकि कई लोगों ने तो ये भी मजाक किया कि वो शायद नितिन गडकरी लिखना चाह रहे थे, वो टाइप एरर हो गया और वो जो है नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन हो गया। ये भी मजाक लोगों ने किया। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह की चीजें भाजपा में हो रही है, हालांकि एक जुमला ये भी चला कि आज बहुत बड़ी रैली हुई है, लाखों लोग रामलीला मैदान में दिल्ली में आए, और ये बड़ी खबर कहीं ना बन जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष चुन के मीडिया को खबर दे दी। और मीडिया में अब जो है हिरेन जोशी का मैसेज तो आता नहीं है, कहीं दूसरी जगह से मैसेज आता है और ये कहा गया कि भाई डिबेट और चर्चाएं इस पे रखिए, कहीं कांग्रेस की खबर बाहर ना निकले। तो बहुत सारी चीजें दिल्ली में चल रही हैं। लेकिन आज जो नई बात महत्वपूर्ण निकल के आई है, और ये कोई हवाई बातें नहीं है, किसी छुटवैया आदमी ने नहीं कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और वो मीडिया को ये बात बता रहे हैं कि अमेरिका में ने जो हाल ही में एक नया कानून पास किया है, उसके तहत वहां पे कुछ वीडियो, कुछ फोटो, कुछ न्यूज ऐसी रिलीज होने वाली है जिसके तहत भारत के 3 प्रमुख नेताओं के नाम भी उसमें निकल सकते हैं। और शायद उन्होंने इशारा किया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम भी उसमें है। तो इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी को एकदम से इस्तीफा देना पड़ सकता है और 19 तारीख को इस्तीफा हो जाएगा। तो इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में चली। लेकिन ये इस तरह की अपुष्ट खबरें हैं। एक बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, इस पे कितना विश्वास किया जाए, कितनी सारी चीजें की जाए, लेकिन जो घटनाएं हाल फिलहाल हो रही हैं उनकी कड़ी अगर जोड़ें तो बहुत उठापटक चीजें दिल्ली में चल रही हैं। जैसा आपने देखा, अभी 85 साल के हुए शरद पवार जी, उनके घर पे
जन्मदिन की पार्टी हुई और उस जन्मदिन की पार्टी में जो है अडानी का पहुंचना, राहुल गांधी का पहुंचना और उनको कुछ मिनटों, कुछ समय के लिए एक कमरे में अलग से बैठ के मीटिंग होना, सुप्रिया सुले का अंदर किसी को नहीं घुसने देना, फोटो नहीं खींचने देना, इसके क्या मायने हैं? ये सारी चीजें हमें कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। क्या अडानी जी को ये एहसास हो चला है कि मोदी जी को शायद इस्तीफा देना पड़ेगा या परिस्थितियां बदलेंगी? और संजय जी, इसमें एक चीज और कही है पृथ्वीराज चौहान ने कि ये जो नए पीएम बनेंगे भारत में, वो पहली बात तो महाराष्ट्र के होंगे और दूसरी बात वो होंगे भी भाजपा के ही। तो ये भी बड़ी बात है। ये हम इससे ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जा रही, भले ही मोदी जी जा रहे हो। और फिर हमें वहां पे आ जाते हैं हम वापस, जो हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे कि जो तथाकथित चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो वो कुछ झटके दे रहे थे, धीरे धीरे करंट वाले झटके दे रहे थे, कई बड़े झटके तो देने शुरू नहीं कर दिए उन्होंने, और कोई नई रणनीति तो नहीं चल रही है। तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो मूर्ति का अनावरण हुआ है वीर सावरकर की पोर्ट ब्लेयर में, वहां पे अमित शाह की और भागवत जी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी कुछ चर्चाएं हुई हैं और सूत्र हमारे नागपुर के ये बता रहे हैं कि वहां पे अमित शाह ने ये कहा है कि हमें पुराने मूल में वापस आने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, ताकि जो पहले आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ होता था, अगर हमें उस स्वरूप में आना है तो उस स्वरूप में आने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और आपकी जो कई सारी जिद है, आप उन जिदों को छोड़िए, हम आपकी सारी जो चीजें हैं उनको पूरी करेंगे। अब खुलेआम अगर आप पूछे संजय जी, कि उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि आप क्यों संजय जोशी के पीछे पड़े हैं कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं। मैं आपका संजय जोशी हूं, मैं आपको ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष देता हूं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अब भाई देखिए, आरएसएस का जो विरोध था, आरएसएस का विरोध था खट्टर पे, आरएसएस का विरोध था धर्मेंद्र प्रधान पे, आरएसएस का विरोध था भूपेंद्र यादव पे। तो ठीक है, आपकी बात हम नहीं मानते हैं और हम नहीं बना रहे, कोई बात नहीं है, तो हम ऐसे आदमी को लेके आते हैं जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दोनों जो बड़े नेता हैं देश के, चाहे वो विपक्ष के नेता हों और चाहे प्रधानमंत्री हों, दोनों विदेश यात्रा पे आज निकल लिए हैं। मोदी जी भी विदेश यात्रा पे चले गए 3 कंट्री की, और राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पे चले गए हैं। तो आज जो संसद में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला कि कांग्रेस की रैली में किसी ने ये कहा कि मोदी जी की कब्र खुदेगी और मोदी जी को ये होगा, और इस पे जो है संसद को चलने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने। अब आप बताइए, जहां मंच है, जहां हजारों लोग हैं, वहां पे मंच से कोई इस तरह की घोषणा नहीं हो रही है, पब्लिक में आके कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, उससे कांग्रेस का क्या लेना देना? आप उस पर जो है सदन को बाधित कर रहे हैं, तो सीधे सीधे जताता है कि सरकार खुद ही नहीं चलने देना चाहती कि सदन चले और उसमें कुछ बहस हो। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम इन रणनीतियों पर चल रही है, लेकिन संजय जी, तस्वीर साफ अभी कहीं नहीं हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं। शगुफे बहुत हैं। कई लोगों का कहना यह भी है कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी के सामने, गुजरात लॉबी के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि पैंतरेबाजी आरएसएस भी कर रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं उनके करीब आ गई है, और चाणक्य जो है वो संघ प्रमुख के करीब आ गए हैं। अब दोनों मिलकर खेल कर रहे हैं। अब उस खेल में बड़े बड़े वाले जो खिलाड़ी हैं उनका क्या हश्र होगा, उनको मार्गदर्शक मंडल में नॉर्मल तो भेजा नहीं जा सकता, तो उसके लिए कहाँ क्या 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा उनको मार्गदर्शक मंडल की असली जगह भेजने के लिए। तो इसलिए 2 साल का समय चाहते हैं मोहन भागवत जी से चाणक्य जी। तो बहुत सारी चर्चाएं दिल्ली में हैं, लेकिन असली बात क्या है, क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। निश्चित तौर पे कुछ कह भी नहीं सकता संजय जी। जी मलिक साहब, एक कहावत कही जाती है कि राजनीति में जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है वो सीढ़ी गिरा दी जाती है, वो सीढ़ी खत्म कर दी जाती है। मोदी जी आडवाणी जी की सीढ़ी पर चढ़कर पहुंचे थे,
अगर आडवाणी जी नहीं होते तो वाजपेयी जी कब का निपटा देते उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद से, और यहाँ तक उनका रास्ता, यहाँ तक उनका सफर कभी होता ही नहीं। अब वो सीढ़ी अमित शाह थे, अमित शाह चढ़े मोदी जी की सीढ़ी बना के ऊपर। तो आपका कहना है कि अमित शाह और मोहन भागवत के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, और इस शर्त पे बढ़ी है कि संजय जोशी को छोड़ दीजिए, मैं ही संजय जोशी हूँ, आपका आपका कहना ये है। तो ये जो अमित शाह और मोहन भागवत के बीच की अगर नजदीकियां बढ़ी हैं, तो क्या मोहन भागवत अब इतने कमजोर हो गए हैं कि वो सीधे मोदी जी से मुकाबला नहीं कर सकते, या मोहन भागवत को समझ में आ गया है कि अब उनकी भी कुर्सी खतरे में डाल सकते हैं मोदी जी? संघ के अंदर भी अब गुट बनने लगे हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश को उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय प्रचारक है, खासतौर से अनिल सिंह जी का नाम आता है। योगी आदित्यनाथ से कोई काम कराना हो तो अनिल सिंह के पास चले जाइए, आप संघ के प्रचारक हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बिल्डर भी उनके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे लखनऊ के अमरावती बिल्डर हैं, इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, एक साय साहब हैं। तो ये सब लोग अनिल सिंह के इर्द गिर्द, पहले बंसल जी के पास रहते थे, और अनिल सिंह के तो संघ के प्रचारक हैं। लेकिन वो संघ उनको भी नहीं हटा रहा। संघ ने कहा कि भाई योगी के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, और योगी ने बयान दे दिया कि 3-4 करोड़ वोट कट गए एसआईआर में, और उसमें से अधिकतर वोट जो है वो बीजेपी के लोगों के। अखिलेश यादव ने कह दिया कि पीडीए के लोग एक्टिव है, इसलिए इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 3-4 करोड़ वोट कट गए एसआईआर के जरिए, तो ये किसके इशारे पे हो रहा है एसआईआर? मोदी जी के इशारे पे। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार तो नाकारा टाइप के इंसान है, मतलब जो लाखों लोग वोट चोर कहने लगे हैं उनको, और बड़े गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन इतना नपुंसक चुनाव आयोग तो मैंने आज तक देखा नहीं भारत के इतिहास में। तो ये जो वोट कट रहे हैं, बताओ, योगी जी कह रहे हैं कि 3-4 करोड़ वोट कट गए उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये योगी को किनारे करने की शाह की रणनीति होगी, मोदी की रणनीति होगी? क्या उत्तर प्रदेश का भूचाल, और अगर शाह ताकतवर होते हैं, शाह की मोहन भागवत से नजदीकियां बढ़ती हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा? हाँ संजय जी, देखिए ये जो वक्तव्य योगी जी ने दिया है, हालांकि इसके कई सारे मायने हैं, और मैं तो इसका उल्टा लेके चलता हूँ कि योगी जी का कहना अगर ये है कि 4 करोड़ के लगभग वोट कट गए हैं, 4 करोड़ वोट करते हैं और उन्होंने ये कहा कि भाजपा के कट गए, ये तो भाजपा के वोट थे। तो अगर 4 करोड़ भाजपा के वोट थे, इसका मतलब वो फर्जी वोट थे, और वो फर्जी वोट भाजपा को मिले थे। तो इसका मतलब भाजपा सचमुच वोट चोरी करती है। तो वो तो अपनी चोरी खुद ही बता रहे हैं योगी जी। इसके सीधे सीधे मायने तो ये है। लेकिन मेरा मानना है इसको लेके दूसरा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके चैनल पे, कि आज आरएसएस को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगली लाइन तैयार हो रही है, उस लाइन में आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हिंदुत्व का कट्टर चेहरा दिखाई नहीं देता है। और वो जो तलाश है संघ की, भारतीय जनता पार्टी की, वो योगी जी पे आके रुकती है। आज देश में किसी भी राज्य में चुनाव होता है, वहां पे हिंदुत्व के हिसाब से अगर कोई रैली होती है, कोई बयान होता है, कोई कुछ डिमांड होती है, तो उसमें योगी जी की डिमांड होती है। इसके अलावा अगर आप बिहार में देखें, हालांकि बिहार में योगी जी की कई रैलियों को काट दिया गया अंत में, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि योगी जी की रैलियों की भयंकर डिमांड बिहार में थी, लेकिन अमित शाह ने और मोदी ने उनकी रैलियों को कट करवाया और अपनी रैलियों की संख्या वहां बढ़वाई। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो संघ ऐसे में योगी जी को बलि चढ़ने देगा, या संघ जो है योगी जी के नाम पे कुछ नहीं करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये जो डील हुई है अमित शाह की और संघ के बीच में, कितना भी संघ कमजोर पड़ जाए, कितना भी संघ सरेंडर कर दे, कितना भी झुक जाए, लेकिन उसका एक अपना महत्व है, वो तो रहेगा ही, और वो कम से कम अपनी कुछ मांगे पूरी कराने की स्थिति में रहेगा ही। लेकिन योगी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जिसको हम कहते हैं मोदी योगी, मोदी और अमित शाह, वो चाहते हैं, लेकिन चाहत तो उनकी आज तक पूरी हुई नहीं है। तो यहां भी जिस प्रकार से संघ ने साफ कह दिया है कि 2027 तक योगी जी नहीं हटेंगे, और 2027 तक का ही समय अमित शाह मांग रहे हैं, तो कड़ी तो कहीं ना कहीं जुड़ती है ना, और ये संकेत करती है कि कोई ना कोई डील हुई है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि योगी जी को कोई खतरा है। जी। अच्छा, अगर योगी को खतरा नहीं है, तो अमित शाह के और योगी के रिश्ते जो सास बहू वाले हैं, जो दोनों एक दूसरे को निपटाने की रणनीति बनाते रहते हैं,
इन उमंगों को, इन आकांक्षाओं को, इन उम्मीदों को परवान कौन कैसे चढ़ाएगा? कौन किस पर भारी होगा? अमित शाह भारी पड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ भारी पड़ेंगे? देखिए संजय जी, ये तो राजनीति है। कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा, ये तो परिस्थितियां बताती हैं। आज परिस्थिति अमित शाह के पक्ष में है। अमित शाह निश्चित तौर पे बहुत मजबूत हैं। योगी जी थोड़ा सा आज उत्तर प्रदेश में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में कमजोर पोजीशन में है, लेकिन जिस प्रकार से संघ का हाथ उनके कंधे पे है तो वो उनको मजबूती देता है। लेकिन कल को परिस्थितियां क्या बदलेंगी? अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान की बात सच हो जाती है तो एकाएक योगी का कद बढ़ जाएगा और अमित शाह जी कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब राजनीति में कौन कब क्या हो जाए ये तो कहा नहीं जा सकता। 1 मिनट में कद खत्म हो जाता है, 1 मिनट में कद बढ़ जाता है। आपने देखा धनखड़ जी पहले दिन जो है उपराष्ट्रपति थे, अगले दिन जीरो, कुछ नहीं हुए। और आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो बेचारे एक प्रोग्राम में गए थे छोटे से में, उनको ना सीएम बुला रहे थे ना डिप्टी सीएम बुला रहे थे, और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। एक पल में आपने देखा था कि कल्याण सिंह की तूती उत्तर प्रदेश में बोलती थी, और आपने वो अश्र भी देखा कि कल्याण सिंह को कोई नहीं पूछ रहा था। आपके यहाँ विनय कटियार जी हैं जिनकी तूती बोलती थी अयोध्या में, आज विनय कटियार जी कहाँ है आपको पता है। तो ये राजनीति है, इसमें कौन कब हीरो हो जाएगा और कौन कब जीरो हो जाएगा यहाँ कुछ पता नहीं लगता। यही यही अमित शाह जी हैं, एक दिन तड़ी पार थे और आज देश के गृह मंत्री हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, और वही समय मैं तो आपको बताया था कि मेरे पास फोटो है, कहो तो मैं अभी मोबाइल में दिखा दूंगा आपको कि चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री थे और ये तड़ी पार थे। और एक समय मैंने ये देखा कि ये गृह मंत्री हैं और चिदम्बरम जी तिहाड़ में बंद हैं, और जब वो वापस आते हैं बेल पे पार्लियामेंट में आते हैं तो दोनों का आमने सामने में नमस्कार भी होता है। तो कुटिल मुस्कान जो थी दोनों के चेहरे पे वो भी देखने लायक थी। तो ये इसलिए राजनीति में निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कब कमजोर हो जाएगा और कौन मजबूत हो जाएगा। जी, एक पिक्चर आई थी, उसका गाना था, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के दिन और रात, वक्त के हम और आप। वक्त है जब किसका सितारे बुलंदी पे आ जाएं और किसके सितारे गर्दिश में आ जाएं। लेकिन यूपी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जानता है कि योगी का उनसे 36 का आंकड़ा है। पंकज चौधरी की योगी आदित्यनाथ की एकदम नहीं पड़ती है। दोनों के रिश्ते बहुत खराब है। योगी चाहते थे कि कुर्मी बिरादरी का बने, लेकिन स्वतंत्र देव को चाहते थे। वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान ली कि कुर्मी बनाया, लेकिन पंकज चौधरी को बना दिया। और वो मंच की फोटो वायरल हो रही है जिसमें स्वतंत्र देव को कुर्सी तक नहीं दी गई मंच पर बैठने के लिए। एक झटके में इस हद तक आसमान से नीचे आ गए स्वतंत्र देव। तो ये वक्त ही है। लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले संघ की राय नहीं पूछी गई कि योगी के दुश्मन को संघ का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हो? इसमें खेल क्या होगा, ये पूछा नहीं गया। नहीं नहीं संजय जी, ये तो मैंने बताया ना आपको, ये तो देखिए डील हुई है और डील में बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर आप संघ का कहना ये है कि आप योगी को नहीं छेड़ेंगे, योगी को नहीं हटाएंगे, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि योगी की सारी पसंद भी आप पूरी करेंगे। तो योगी के किसी करीबी को ही आप बनाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। आपने एक डिमांड मान ली है कि योगी को नहीं हटाएंगे, ठीक है, लेकिन योगी के किसी करीबी को ही बनाएंगे ये जरूरी नहीं है। योगी जी की जिद थी कि कोई कुर्मी होना चाहिए। योगी जी को लगता था कि वो बोलेंगे कि कुर्मी बनाओ तो उनके पुराने परम मित्र जो हैं वो आ जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व तो उन्हीं को बनाएगा। तो केंद्र दे दिया कुर्मी। कुर्मी है, मजबूत है, 7 बार के सांसद हैं, पूर्वांचल के पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, दे दिया कुर्मी, लो ले लो कुर्मी। अब ये जो है मूंग दलते रहे योगी जी के सीने पे। आपस में दोनों लड़ते रहेंगे, आपस में दोनों अगर लड़ते रहेंगे तो दिल्ली की दुकान चलती रहेगी। अगर वो बहुत अच्छा करेंगे फिर दिल्ली को कौन पूछेगा? तो दिल्ली की पूछ होती रहे। कई सारे फैसले इसलिए भी लिए जाते हैं। जी, एक आखिरी सवाल, अगर अमेरिका की उन फाइलों में मंत्रियों के रंगीन फोटो आ गए, कन्याओं के साथ फोटो आ गए, तो इसका मोदी सरकार पर क्या असर पड़ेगा? संजय जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर फोटो आ भी गए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और ये लोग ये सोच के इस्तीफा देंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसका उदाहरण है आपके सामने कि बहुत सारे इस्तीफे हमने कांग्रेस सरकार में देखे थे, उससे पुरानी सरकारों में भी देखा है।
लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम लिया जाता है जब कोई इस्तीफे की बात आती है कि छोटी सी रेल दुर्घटना हो गई थी और रेल मंत्री थे और उन्होंने ये कहते हुए भाई मैं रेल मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद तमाम इस्तीफे हुए। एक छोटी सी घटना इलाहाबाद में हुई थी और पवन बंसल का इस्तीफा कांग्रेस सरकार में ही पिछले रिजीम में हुआ था। लेकिन इस सरकार में इतने रेल हादसे हुए और रेल मंत्री पे विपक्ष का, बाकी लोगों का भी, मीडिया का भी दबाव बना कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं देना और रील बना के रेल की जगह रेल मंत्री बन गया ये। आज कोई दुर्घटना छोटी बड़ी होती भी है, लोगों ने इस्तीफा ही मांगना छोड़ दिया है। इसके लिए एक उदाहरण बहुत बढ़िया है कि अगर किसी जज ने फैसला दे दिया है और कहा कि इसको फैसले को अमल में लाइए, पुलिस प्रशासन कह देता हम सब मानते ही नहीं इस फैसले को, हम करते ही नहीं है, हम देंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, तो क्या उखाड़ लेंगे आप? तो यहाँ ये हो रहा है कि वो अमेरिका ने चलाई है सीढ़ी, वो तो एआई की है, वो तो फर्जी है, हम तो नहीं मानते उसको, तो इसलिए हम तो इस्तीफा देंगे नहीं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा क्रांति भारत में हो जाएगी, मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से फर्क पड़ेगा। वो जनता ही सड़कों पे उतर जाए, जनता ही कुछ दूसरी चीज करने लगे, तब तो कुछ हो सकता है। खाली अमेरिका में एक सीढ़ी आने से भारत में को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। ये थी केवी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।